हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जो है दोस्तों, ये आपका दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो जो त्रिज्या होता है दोस्तों, ये आपका फोकस का आधा होता है, फोकस त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या फोकस के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो फोकस है वो आपका त्रिज्या का आधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका +1 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता फ्रेंड्स कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका उत्तल लेंस पूछा है तो प्लस में 1 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अवतल लेंस पूछता दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो फिर माइनस में 1 डायोप्टर हो जाता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो अवतल लेंस का क्षमता होता है वो आपका ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो आपका धनात्मक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, ये आपका होता है P=1/f, ठीक है। P को यहाँ पे लेंस की क्षमता से दर्शाते हैं। P=1/f। f को यहाँ पे दोस्तों फोकस कहते हैं और P को यहाँ पे लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, लेंस की क्षमता 4D डायोप्टर, ठीक है। 4D यहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ है, इक्वल टू कितना होगा 1/f, ठीक है। f यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1 है, जो 4D है जो दोस्तों ये आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका सेंटीमीटर में आंसर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से गुना करना पड़ेगा, 4 से काट देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये सवाल आपका 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दृष्टि पटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनंत, ठीक है। जो दूर बिंदु होता है दोस्तों ये आपका अनंत होता है। अगर यहीं पे पूछता कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु आपका अनंत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है। नेत्र में जो प्रकाश जाता है दोस्तों उसका नियंत्रण कौन करता है। आपका ऑप्शन है दृष्टि पटल, स्वच्छ मंडल, पारितारिका, पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुतली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली को नियंत्रित दोस्तों पारितारिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है। सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर जो प्रश्न है ये आपका 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। शक्ति की, ऊर्जा की, बल की, विद्युत धारा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको सभी को इकाई को याद रखना है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा जूल, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन और विद्युत धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल निश्चित ही पूछा जाएगा
कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, बल का SI मात्रक क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, या फिर विभवांतर का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। ठीक है, ये सारे का आपका यहाँ पे याद रखना है SI मात्रक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, कूलम किसका SI मात्रक है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कूलम किसका SI मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको SI मात्रक को याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको भूलना नहीं है, SI मात्रक को याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो प्रवर्तित करती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी है आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों आपका वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न जो है वो है आपका CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, और अपचयन मतलब यहाँ पे जिसका ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है दोस्तों कहाँ पे जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है दोस्तों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो अपचयन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास किस में हो रहा है, तो कॉपर में। ठीक है, अगर यहाँ पे अपचयन पूछता तो कॉपर आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे उपचयन पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आपका दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विस्थापन अभिक्रिया। ये दोस्तों आपको सारे का डिफिनेशन भी याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में इसका डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखे, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको सारे का डिफिनेशन आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न जो है वो है आपका, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिटमस पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे है, किसी विलयन, ठीक है, नाक का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्केल को याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्केल है, बीच में रहेगा दोस्तों आपका 7। ठीक है, ये आपका उदासीन माना जाता है 7 के, और 7 का जो नीचे होता है दोस्तों ये आपका सभी को अम्ल माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 6, 5, 4 आपका हो गया 3, 2, 1। ठीक है, 1 से दोस्तों 6 तक आपका अम्ल माना जाता है, और बीच में 7 होता है दोस्तों, इसको आपका उदासीन माना जाता है। ठीक है, और 7 से जितने ऊपर होते हैं उसको क्षार माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 8, 9, 10, 11, 12, अगर किसी का pH मान 8 है या फिर 10 है या फिर 12 है तो वो आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी का pH मान 7 से नीचे है, ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो जो होगा आपका अम्ल होगा। ठीक है, अगर किसी का pH मान 7 है तो ये आपका उदासीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका pH मान दिया हुआ है 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र क्या सूचित कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों ये आपका क्या सूचित कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों ये आपका अम्ल और क्षार बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न है आपका, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इसमें भी दोस्तों आपके बुक में दिया हुआ है कि किसमें कौन कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न तो निश्चित ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी को याद रख लेना है। आपके
दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों अम्ल क्षार लवण, उसमें आपका दिया हुआ है कि सिट्रिक अम्ल किस में होता है, टर्टरिक अम्ल किस में होता है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा आपका इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में दोस्तों आपका टर्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, 21वां नंबर प्रश्न है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका पूछा है अधातु, ठीक है, अधातु पूछा है तो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, लेकिन अगर दोस्तों यहीं पे पूछ देता धातु, ठीक है, कि कौन सा जो धातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता पारा। ठीक है, धातु पूछे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा पारा, लेकिन अगर अधातु पूछे तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए, 22वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको दोस्तों बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 23वां नंबर प्रश्न है आपके आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां नंबर प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसको भी दोस्तों आपको याद रख लेना है कि कौन सा धातु कितना अभिक्रियाशील है, आपके चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु में दिया हुआ है। ठीक है, कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है, सबसे कम कौन है, इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आपको स्केल वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर में कौन है, सेकेंड नंबर में कौन है, थर्ड नंबर में कौन है, फोर्थ नंबर में कौन है। ठीक है, तो आपको सभी को याद रख लेना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ये आपका है पोटासियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटासियम, उसके बाद है आपका सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह से आपका अभिक्रियाशील धातु को दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको सभी को वहाँ पे याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां नंबर प्रश्न जो है वो है आपका पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खनिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रोपोनॉल। ठीक है, प्रोपोनॉल में कौन अभिक्रिया समूह मौजूद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 27वां नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर काफी आसान है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां नंबर जो प्रश्न है वो है आपका फिलोयम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ठीक है, जो फिलोयम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है दोस्तों ये आपका पेड़ों में ऊपर से नीचे दोनों की ओर होता है, लेकिन जो जल का परिवहन होता है दोस्तों वो केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, जो जल का प्रयोग होता है दोस्तों जाइलम के द्वारा वो केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लेकिन जो भोजन होता है दोस्तों ये आपका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों की ओर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 29वां नंबर प्रश्न है आपका वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वृक्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे वृक्क नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा वृक्काणु। ठीक है, क्या हो जाएगा वृक्काणु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वृक्काणु। अगला प्रश्न देखिए, 30वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे है फल को पकाने में, ठीक है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ऑक्सिन का उपयोग होता है दोस्तों वृद्धि करने में, ठीक है, मतलब लंबाई को बढ़ाने में, और साइटोकिनिन का उपयोग होता है कोशिका का विभाजन करने में। ठीक है, कोशिका का विभाजन करने में, और जिब्रेलिन का भी उपयोग होता है दोस्तों वृद्धि करने में। ठीक है, इसका भी काम होता है लंबाई को बढ़ाने में। अगला प्रश्न देखिए, 31वां नंबर प्रश्न है एस्ट्रोजोन स्रावित होता है। ठीक है, एस्ट्रोजोन स्रावित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न है आपका, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? पराग का निषेचन, जनन, मुकुलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निषेचन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा जनन हो रहा है? मुकुलन, विखंडन या फिर आपका द्विखंडन, पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों 34वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग, अवशेषीय अंग, जीवाश्म अंग या फिर असंजात अंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समजात अंग। ठीक है, समजात अंग उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसका जो होता है वह संरचना अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब बनावट जो होता है दोस्तों शरीर का वो आपका अलग अलग होता है, लेकिन जो कार्य होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पक्षी और चमगादड़ दोनों का संरचना दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, दोनों का संरचना क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है? उड़ना। ठीक है, पक्षी भी उड़ता है आपका, चमगादड़ भी उड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समजात अंग। ठीक है, क्योंकि समजात अंग में संरचना आपका अलग अलग होता है और कार्य आपका सेम होता है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे समावेशी अंग पूछता दोस्तों कि समावेशी अंग किसे कहते हैं, तो समावेशी अंग में फ्रेंड्स आपका संरचना जो होता है वो आपका सेम होता है और कार्य आपका अलग अलग होता है। ठीक है, समावेशी अंग में आपका संरचना जो होता है दोस्तों वो आपका सेम होता है। ठीक है, बनावट जो होता है वो आपका सेम होता है, लेकिन जो आपका कार्य होता है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, समावेशी अंग में। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न है आपका, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल भी आपका 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका घास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? ठीक है, शाकाहारी का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रथम पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न है आपका, ओजोन परत को अवक्षय के लिए जिम्मेदार है, मतलब अवक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 या फिर NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, बाकी आपका लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ये सवाल भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी है? 15 किलोमीटर, 15 मीटर सेकेंड, 45 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर हावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।